हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। डेली डोज ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैब, ये हमारी यूट्यूब पर एक फ्री सीरीज है ग्रामर एंड वोकैब की। इसमें हम हर सेशन में 10 मिसलेनियस क्वेश्चंस चूज करते हैं, कुछ ग्रामर के और कुछ वोकैब के। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम जिन भी क्वेश्चंस को चूज करें, आपसे डिस्कस करें, वो अच्छे क्वेश्चंस हो, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हो, ताकि आने वाले एग्जाम्स में जो भी अच्छे क्वेश्चंस आपसे पॉसिबली छूट सकते हैं वो ना छूटे। ये इस सीरीज का सेशन नंबर 16 है। आइए आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। हम जिन 10 क्वेश्चंस को अभी डिस्कस करेंगे, आप चाहें तो उन्हें क्विज के फॉर्मेट में अटेम्प्ट भी करके पहले देख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन को ओपन करें। एप्लीकेशन है हमारा अश्विन क्लासेस लखनऊ के नाम से। उसके बाद डेली क्विजेस में जा करके डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब इस सेगमेंट में जा करके डोज 16 इस टेस्ट पेपर को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के 10 क्वेश्चंस का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एक तो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जो कि अश्विन क्लासेस के नाम से है। साथ ही साथ आप एप्लीकेशन में भी पीडीएफ नोट्स इस मॉड्यूल में जा करके एक सेगमेंट होगा डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब का, वहां पर डोज 16 इस नाम से पीडीएफ फाइल अपलोडेड होगी। आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए फाइनली क्लास को शुरू करते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगे तो फिर सेशन के एंड होने पर लाइक और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। जी, फर्स्ट क्वेश्चन को आइए रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू एंश्योर that we all have good clean water to drink that is not space infested by, contaminated by, knotted by या purged by heavy metals और chemicals। मतलब ये ज़रूरी है कि हम ऐसा पानी पिएं जो शुद्ध हो, यानी कि जिसमें कहीं से भी गंदगी ना हो, हेवी मेटल्स या केमिकल जो हैं ना हो कहीं से। अब आप समझिए सर, पहली बात, अगर पानी गंदा है तो उसे कंटामिनेटेड वाटर कहते हैं, ये याद रखिएगा, या फिर इम्प्योर वाटर भी कह सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मल है वो है कंटामिनेटेड वाटर। दूसरी बात, पानी में जो अशुद्धियां मिली रहती हैं उनको कहा जाता है कंटामिनेंट्स। क्या कहा जाता है? उन अशुद्धियों को कंटामिनेंट्स या फिर इम्प्योरिटीज कहा जाता है। ये सही आंसर है। देखिए, जरूरी है कि हम साफ पानी पिए, ऐसा पानी जिनमें हेवी मेटल्स या केमिकल्स ना हो, जो इनसे दूषित ना हो। अब दूषित के लिए कंटामिनेटेड वर्ड ही है। इन्फेस्टेड मतलब होता है भरा होना, पहली बात। दूसरी बात, इन्फेस्टेड के बाद प्रेपोजिशन विद लगता है। आपके सेंटेंस में प्रेपोजिशन बाय लगा हुआ है। इन्फेस्टेड विद पीपल, इन्फेस्टेड विद स्टूडेंट्स, इन्फेस्टेड विद फिश, इन्फेस्टेड विद स्नेक्स, इन्फेस्टेड विद बुक्स। एक लाइब्रेरी है, किताबों से भरी हुई है। एक तालाब है, मछलियों से भरा हुआ है। एक कुआं है, सांपों से भरा हुआ है। एक क्लास है, स्टूडेंट से भरी हुई है। लाइक ये सब एक प्लेग्राउंड है, दर्शकों से भरा हुआ है। इनफेस्टेड विद होता है। नॉटेड तो गांठ के लिए आ जाएगा, नॉट गांठ को कहते हैं। और पर्च का मतलब तो प्योर होता है सर। जब आप चीजों को पर्च कर रहे होते हैं तो आप उन्हें प्योर कर रहे होते हैं। तो बात तो यहाँ ये हो रही कि पानी प्योर हो, वो प्रदूषित ना हो इन चीजों से। तो पर्च का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो फाइनली जो आंसर है वो क्या है? कंटामिनेटेड। वैसे भी दूषित पानी को कंटामिनेटेड वाटर ही कहा जाता है। पानी में जो अशुद्धियां घुली होती हैं उनको भी कंटामिनेंट्स कहते हैं। खास बात इस सेंटेंस की ये भी है कि मैंने आपको इन्फेस्टेड विद पढ़ाया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नंबर 2, स्टिल फ्लेसिड। फ्लेसिड का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, दुर्बल हैं, क्योंकि ब्लड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, फ्लेसिड बोलते हैं। जैसे पेड़ की वो डाल जिसमें जो हरी नहीं है, जिस पे ब्लड या ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो पेड़ की डाल है वो फ्लेसिड कहा जा सकता है। तो स्टिल फ्लेसिड मतलब दुर्बल, कमजोर। एंड कॉन्शियस फ्रॉम लैक ऑफ ब्लड। लैक ऑफ ब्लड का मतलब पानी की कमी, सॉरी खून की कमी। तो कॉन्शियस तो सचेत को कहा जाता है ना सर, यानी कि एक्टिव।
कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं इसका। व्यक्ति दुबला पतला है, कमजोर है और लैक ऑफ ब्लड की वजह से एक्टिव कैसे हो जाएगा? स्क्वीमिश बोलते हैं बहुत ही सॉफ्ट को। हिंदी में एक शब्द होता है सुकुमार, जिसे आसानी से मोड़ा जा सकता है, जिसे आसानी से तकलीफ दी जा सकती है, मतलब दैट विच कैन इजीली बी हर्ट, वो सुकुमार होता है। इजीली हर्ट जिसको, जैसे आप फूल को ले लीजिए ना, बहुत सॉफ्ट होती हैं उसकी पेटल्स ना, तो वो स्क्विमिश हो सकता है। लिबरल का मतलब होता है जो बहुत उदारवादी हो, जो नई नई संभावनाओं को सीखना पसंद करता हो, हाँ, जो इंक्लूसिव हो एक तरीके से, जो अपने भीतर 10 विचारधाराएं रख सकता है, तो उदारवादी को कहेंगे। इनरवेटेड इसका सही आंसर है, क्योंकि इनरवेटेड का मतलब होता है टायर्ड, एग्जॉस्टेड, जिसका मतलब होता है ऊर्जा की कमी। तो अब आप समझिए, लैक ऑफ ब्लड की वजह से आदमी दुबला होगा और थका थका रहता होगा, कॉन्शियस तो नहीं रहता होगा, सचेत, या स्क्वीमिश सॉफ्ट भी नहीं रहता होगा। तो नेचर की बात है कि कोई सॉफ्ट है। लिबरल भी नेचर की बात है, उसका सेहत से कोई मतलब नहीं है। एड एम्बल्ड स्लोली इन फ्रंट ऑफ द डोर्स। एम्बल का मतलब होता है धीमे धीमे चलना। तो फ्लैसिड और इनरवेटेड का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये क्वेश्चन पूरी तरीके से वोकैब पे बेस्ड था। अगर आपकी वोकैब ठीक होगी तो आप जरूर इसे कर ले जाएंगे। मूविंग ऑन। आई फाउंड सुभाष। मैंने सुभाष को देखा। फाइंड का मतलब हमेशा पाना ही नहीं होता। आपने किसी को देखा, नोटिस किया, तो भी आप फाइंड लगा सकते। तो मैंने सुभाष को देखा। क्या देखा? रोम अराउंड द गार्डन टॉकिंग टू समबडी ओवर फोन। मैंने सुभाष को देखा कि वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। अच्छा, जब वो फोन पर बात कर रहा था तो बगीचे में टहल भी तो रहा था। तो मैंने सुभाष को देखा कि वो बगीचे में टहल रहा था और किसी से फोन पर बातें कर रहा था। तो जब वो फोन पे बातें कर रहा है तो आपने टॉकिंग लिखा, पर जब वो टहल रहा तो आपने इसे रोम क्यों लिखा? इसे भी तो आपको रोमिंग लिखना चाहिए। मैंने सुभाष को देखा कि वो बगीचे में टहल रहा था और किसी से फोन पे बातें कर रहा था। ये दोनों ही काम वो कर रहा था। आप चल रहे थे और बातें कर रहे थे। तो इधर भी कंटिन्यूअस है, उधर भी कंटिन्यूअस है। रोमिंग करिए और उस तरफ टॉकिंग कर दीजिए। ये इसकी एरर है। नंबर 4, गूगल ऑन सैटरडे। गूगल ने सैटरडे को क्या किया? सेलिब्रेट किया, यानी कि जश्न मनाया। द इमर्जेंस ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु। द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग, एवोल्यूशन ऑफ स्प्रिंग, या कल्मिनेशन ऑफ स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विद एन एनिमेटेड डूडल। डूडल बना करके आप देखते हैं ना, गूगल के पेज पर डूडल दिखता है। अभी कल श्रीदेवी जी का डूडल बनाया था गूगल ने। आप मुझे बताइए सर, एवोल्यूशन का मतलब तो डेवलपमेंट से होता है, मतलब उत्थान, तरक्की, जिसको आप विकास कह सकते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है, वर्षों तक, सेंचुरीज तक होती, एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। कल्मिनेशन का मतलब होता है एंड होना, समापन जिसको कहा जा सकता है। आप मुझे बताइए सर, गूगल सेलिब्रेट करेगा बसंत ऋतु के आगमन को या बसंत ऋतु के जाने को? सर, बसंत ऋतु एक बहुत ही शानदार सीजन है, स्प्रिंग सीजन। हाँ, बहुत चीयर वाला सीजन है। सारे पौधों में, पेड़ों में फूल लगते हैं बसंत ऋतु में। वो खुशी का सीजन है, तो उसके आने को सेलिब्रेट किया जाता है। पतझड़ के बाद आता है ना, तो उसके आने को सेलिब्रेट करते हैं, जाने को नहीं। तो ऑनसेट होना चाहिए, विच मीन्स अराइवल, या तो फिर इमर्जेंस होना चाहिए, लेकिन इमर्जेंस नहीं होगा। इमर्जेंस को हिंदी में प्रादुर्भाव कहते हैं। इसका बेसिकली इस्तेमाल अचानक से जैसे कुछ हो रहा हो तो उसके लिए करिए। इमरजेंस बेसिकली किसी के राइज को कहा जाता है, तरक्की को कहा जाता है। जो चीजें आती हैं और चली जाती हैं उनका ऑनसेट होना कहा जाता है। वैसे भी कहते हैं कि सीजन का आना उसे उसका सेट इन होना कहा जाता है। तो इमरजेंस भी बेहतर नहीं होगा, कोई इमरजेंसी सिचुएशन जैसी नहीं है ये। ठीक, ऑनसेट होगा, अराइवल जिसको कहा जा सकता है, आना किसी सीजन का। तो गूगल ने स्प्रिंग सीजन के आने को सेलिब्रेट किया अपने एनिमेटेड डूडल के सहारे। मूविंग ऑन। पार्ट ऑफ स्पीच बताना है आपको, वो भी कोलंबस का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नाउन होना चाहिए? नहीं,
सर राम एक नाउन है, लेकिन जब राम में अपॉस्ट्रोफी एस लग जाए तो पहली बात ये पसेसिव हो जाता है, ठीक। दूसरी बात, या तो ये पसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा या पसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर आपने राम्स बुक लिखा है तो ये नाउन के आ जाने पर ये पसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने केवल राम्स लिखा है, बुक की बात पीछे कर ली है, तो फिर ये पसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कोलंबस वॉयज, वॉयज यात्रा, समुद्री यात्रा, नाउन, नाउन होने की वजह से ये एडजेक्टिव है, वो भी पसेसिव एडजेक्टिव, ये इसका सही आंसर है। अगर ये वॉयज ना होता, यात्रा ना लिखा होता, तो फिर ये पसेसिव प्रोनाउन हो जाता। जैसे आपने लिखा राम्स बुक, तो बुक नाउन है, तो राम में अपॉस्ट्रोफी एस लगने से पसेसिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर कहा जाता, एक सेंटेंस बनता कि श्याम्स बुक इज कॉस्टलियर दैन राम्स, तो नियम के मुताबिक राम में अपॉस्ट्रोफी एस तो लगेगा, पर बुक फिर से नहीं लिखोगे, क्योंकि इधर बुक लिखा ही है, तो राम में अपॉस्ट्रोफी एस लगा दीजिए, बुक सही बात हो जाएगी। तो ये वाला जो राम्स है सर, ये पसेसिव प्रोनाउन है। ये वाला जो श्याम्स है, ये नाउन के पहले है, तो ये पसेसिव एडजेक्टिव है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। मुझे उम्मीद है जरूर समझ में आया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने इंग्लिश ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ रखा है, फिर भी आपके एग्ज़ाम में मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं आते, यानी कि प्रैक्टिस की कमी है, तो मेरे प्रैक्टिस के 2 ऑनलाइन बैचेस हैं। एक प्रैक्टिस बैच 1.0 ये रिकॉर्डेड बैच है, और ये प्रैक्टिस बैच 2.0 ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। ये भी 100 मार्क्स विद डिस्कशन का है, ये भी 100 मार्क्स विद डिस्कशन का, सेम कंटेंट एंड सेम लेवल है। हर मॉक में 50 क्वेश्चंस हैं, इधर भी और इधर भी, यानी कि इधर भी 5000 मिसलीनियस क्वेश्चंस का कलेक्शन है, कुछ ग्रामर के, कुछ वोकैब के और कुछ कॉम्प्रिहेंशन के, और इधर भी 5000 मिसलीनियस क्वेश्चंस का कलेक्शन है। बस अंतर ये है कि ये रिकॉर्डेड है, ये लाइव है। जिन लोगों के एग्जाम्स लगे हो अगले 2 से 3 महीने में, उनके लिए ये रिकॉर्डेड बैच बेस्ट है। और जिन लोगों को स्मूथ वे में आहिस्ता आहिस्ता करना है, 4 to 4.5 मंथ्स में कंप्लीट करना हो, तो फिर ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच की तरफ जा सकते हैं। हाल फिलहाल में एग्जाम हो तो इसकी तरफ जाइए। इस बैच की फी है 999, इस बैच की फी है 1499, यानी कि इसकी फी इस बैच से 500 कम है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है और ये लाइव बैच है। एग्जाम लगा हो तुरंत में तो यही बैच बेहतर है, 4 to 5 मंथ्स आप दे सकते हैं तो फिर ये बैच बेहतर है। ठीक, दोनों के डेमो वीडियोस पड़े हुए हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी को कि गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद डेमो वीडियोस जरूर देख लें, ताकि आपको बेहतर आइडिया लग जाए। और किसी भी कंफ्यूजन की स्थिति में ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एज पर द स्टडी, कोई स्टडी है, उस स्टडी के मुताबिक मॉस्किटो बॉर्न डेंगू फीवर इन्फेक्ट्स अराउंड 400 बिलियन पीपल एनुअली। कहा जा रहा है कि स्टडी के मुताबिक मॉस्किटो की वजह से जो डेंगू होता है, जो डेंगू फीवर जिसे हम कहते हैं, वो हर साल जो है 400 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है, उन्हें नुकसान पहुंचाता है, इन्फेक्ट करता है। अब आप समझिए, बॉर्न की 2 स्पेलिंग है, BORN और BORNE वाला बॉर्न। ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स में पढ़ाया जाता है, जिसका बैच भी है। बॉर्न जब बर्थ के लिए आता है, जन्म के लिए, इंसान की बर्थ के लिए, हमारे आपके जन्म को बॉर्न कहा जाएगा। आई वॉज बॉर्न इन 1986, यू वर बॉर्न इन दिसंबर 2005, ऐसे वो बॉर्न आता है। और ये जो बॉर्न है, इसका मतलब होता है एसोसिएटेड, से संबंधित, जिसको कहते हैं, मतलब जिसकी वजह से ये चीज हो रहा है। जैसे कोविड बॉर्न क्राइसिस, मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस, वाटर बॉर्न डिजीजेस, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, एयर बॉर्न डिजीजेस जिसको कहा जा सकता है, मतलब जो किसी से संबंधित है। जैसे मैंने कहा ना, एयर बॉर्न डिजीजेस। ठीक, अब कहा जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट, आपको लगता है बेरोजगारी है,
और ये बेरोजगारी है जो है जनसंख्या की वजह से पैदा हुई है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बॉर्न आउट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट की वजह से जो बेरोजगारी पैदा हुई, हिंदी में कहते हैं ना, इसकी वजह से पैदा होने वाली समस्या, पैदा होने वाली समस्याएं, ठीक, उत्पन्न होने वाली मुसीबतें, उत्पन्न होने वाली समस्याएं, ये जो पैदा होने वाली, उत्पन्न होने वाली, से संबंधित, से जनित, इनको BORNE वाला बॉन्ड बोलते हैं। तो ये कोई आदमी नहीं पैदा हुआ है, बच्चा नहीं पैदा हुआ है जो आप BORN लगाइए, बीमारी हुई है, वो भी मॉस्किटो के काटने की वजह से ये बीमारी पैदा हुई है। तो BORNE वाला बॉन्ड आना चाहिए। ठीक, ये कंफ्यूजिंग पेयर से है। कंफ्यूजिंग पेयर्स का हमारा बैच भी है जिसमें हम 900 के आसपास कंफ्यूजिंग वर्ड्स और फ्रेजेस को आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ये बैच 249 में अवेलेबल है। पांडवास रिटर्न टू हस्तिनापुर, पांडव जो है हस्तिनापुर लौट आए आफ्टर देयर 13 ईयर्स ऑफ, 13 वर्ष के वनवास के बाद, 13 वर्ष के अज्ञातवास के बाद। वहां अज्ञातवास था क्योंकि वहां ये भी बोला गया था कि दिखना नहीं चाहिए 13 वर्ष में तुम्हें कहीं, वरना मार दिए जाओगे। तो वो वनवास ही था, लेकिन उस वनवास में ये भी कंडीशन थी कि दिखो ना, तो वह अज्ञातवास हो गया। जब आप देश से बाहर रह रहे हैं तो यू लिव इन एग्जाइल जिसको कहते हैं। देखिए, हाइबरनेशन तो सुसुप्त अवस्था को बोलते हैं। इसका मतलब है कि इस पीरियड में आप जो है अनप्रोडक्टिव रहोगे, आप अपनी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ाओगे, प्रजनन क्रिया नहीं करोगे, तो वो हाइबरनेशन कहा जाता है, इनएक्टिविटी को कहा जा सकता है। सेक्लूजन का मतलब होता है स्वेच्छा से आप दुनिया से दूर रह रहे हैं, लिव इन सेक्लूजन। उसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप गांव छोड़ के रह रहे हो, शहर छोड़ के, आप मोहल्ले में ही रहिए, बस किसी से ताल्लुक मत रखिए तो, या कम रखिए, तो वो सेक्लूजन है। मतलब जिसको आप कह सकते हैं लिव अलोन। और रिपेट्रिएशन का मतलब होता है किसी को उसी के देश फिर से भेज देना। समझ रहे हैं ना, जैसे कि मान लीजिए लड़ाई की वजह से रिफ्यूजीज जो होते हैं ना, वो दूसरे देश चले आते हैं, दूसरे देश में भाग आते हैं, तो उनको फिर से उनके देश में भेज दिया गया, ये रिपेट्रिएट करना कहा जाता है। कोई गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया तो उसे फिर से उसके देश भेज दिया जाए, ये रिपेट्रिएशन है। सेंडिंग somebody back to their country, sending someone back to their country, यूजुअली रिफ्यूजीज के लिए होता है। ठीक, एग्जाइल होगा जब एकांत में, अलग दुनिया से दूर आप रह रहे हैं, तो लिव इन एग्जाइल इसको कहा जाता है। नंबर 8, टू ग्रेट टू बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, वन वर्ड है ये। पूछा जा रहा है कोई चीज इतनी महान है कि उसे शब्दों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, कुछ इतना शानदार है, भव्य है, विशालकाय है, सुंदर है कि उसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, उसको क्या कह सकते हैं? इमेजरेबल नहीं, ये तो वो हुआ जिसे मेजर नहीं किया जा सकता, जिसे मापा नहीं जा सकता, है ना, जिसे मापा नहीं जा सकता। इनइफेबल इसका सही आंसर है। इनइफेबल का मतलब होता है इनइफेबल ब्यूटी, शानदार, जिसे शब्दों में नहीं वर्णित किया जा सकता है। इरेसिबल जो जल्दी गुस्सा करता है, इजीली एंगर्ड जिसको कहते हैं, जो जल्दी गुस्सा करेगा। इनकॉम्प्रिहेंसिबल जिसे समझा नहीं जा सकता, दैट जो समझ में ना आए, दैट विच कांट बी अंडरस्टूड, जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता, वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो गया। जिसे मापा नहीं जा सकता वो इमेजरेबल हो गया। बहुत जल्दी जो गुस्सा करेगा इरेसिबल हो जाएगा। इनइफेबल बहुत शानदार, बहुत अच्छा, शब्द कम पड़ जाए तारीफ करने के लिए। नंबर 9, द कोर्ट इज अग्रीड टू हियर आर अपील अफ्रेश। अफ्रेश मतलब नए तरीके से, मतलब कोर्ट तैयार हो गया है हमारी अपील को नए तरीके से सुनने के लिए। अब एरर कहाँ है, ध्यान से देखिएगा। ये जो वर्ड अग्री है, अक्सर लोग इसको एंग्री से गलत रिलेट कर लेते हैं। एंग्री एक एडजेक्टिव है पर अग्री एक वर्ब है। अगर कोर्ट नाराज है, अगर कोर्ट नाराज है
तब तो आप बोलिए द कोर्ट इज एंग्री। लेकिन अगर आप कह रहे कोर्ट तैयार है, तब आप बोलिए द कोर्ट हैज अग्रीड। तब ये बोलिए, ये क्या बोला, द कोर्ट इज अग्रीड। अरे कोर्ट तैयार हो गया है, द कोर्ट हैज अग्रीड। कोर्ट नाराज हो तो बोले द कोर्ट इज एंग्री। तैयार है तो आई अग्री। ये थोड़ा ना होगा आई एम अग्री। समझ रहे? जैसे मैं नाराज हूं तब बोलिए आई एम एंग्री, लेकिन मैं तैयार हूं तो क्या बोल दोगे, आई एम अग्री। अरे नहीं सर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, सिंपल आई अग्री बनेगा जाकर के। ठीक है। नंबर 10, एक्टिव पैसिव से हु टोर द कर्टन्स यस्टरडे। पहली बात, ये जो टोर है जिसका मतलब कपड़े फाड़ने से है, ये टीयर से बना है और इसका थर्ड फॉर्म TORN होता है। पैसिव में आपको तो ये तो गलत ही है, क्योंकि टीयर्ड लिखा हुआ, ये तो सही फॉर्म ही नहीं है। ठीक, हु का आप बाई हुम कर दीजिए, बाई हुम यहाँ भी है, बाई हुम यहाँ भी है, तो ये तो खैर गलत ही हो गया। ठीक, ए और डी को देख लीजिए। अब टोर जो है पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म का पैसिव बनेगा सर जी वॉज वर और थर्ड फॉर्म से, वॉज वर और थर्ड फॉर्म से। इसमें तो हैड बीन आ गया, ये भी गलत हो गया। पास्ट परफेक्ट है भाई सर, तो ये गलत ये गलत। अब बचे ये दोनों। डी को देख लीजिए, द कर्टन्स वर टॉर्न यस्टरडे। ये आपको सही लग रहा है पर ये गलत है, क्योंकि नियम के मुताबिक जब आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो पहले वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। अगर एक्टिव है तो वर्ब के बाद सब्जेक्ट, पैसिव है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ये जो द कर्टन्स वर है, इसकी जगह पर होना चाहिए था वर द कर्टन्स, तब ये सही होता, पर ये है नहीं तो ये भी गलत है। अब जिसको हम इतनी देर से पढ़ भी नहीं रहे थे वो सही आंसर है। कैसे? पहले तो आप ये देखिए, वर द कर्टन्स लिखा है जो हमें चाहिए। रही बात इसकी तो ध्यान से सुनिए, जैसे अगर लिखा हो बाई हुम तो आप उसे लिख सकते हैं हु बाई, ये नियम है सर। अगर लिखा हो फॉर हुम तो आप इसे लिख सकते हैं हु फॉर। अगर लिखा हो एट हुम तो आप उसे लिख सकते हैं हु एट। कोई भी प्रेपोजिशन हो, लॉजिक ये है कि अगर हुम है और उसके पहले प्रेपोजिशन लिखा है तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हु और प्रेपोजिशन बाद में, वो भी, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये हु और ये देखिए बाई आ गया। बाई हुम को क्या लिख सकते थे, हु बाई ना, तो हु और बाई आ गया। ये नहीं सही। इस तरीके से सेशन यहीं से ओवर हो जाता है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, फिर से आपको समझाया जाएगा। कैसा लगा ये सेशन मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप दम लगा के पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।